बीजेपी से क्या राजपूत समाज नाराज है? बाकायदा सम्मेलन हो रहे हैं, सहारनपुर में हुआ एक ऐसा ही सम्मेलन काफ़ी चर्चा में है और कई सारे वहां पर दावे किए गए हैं कि जो भी बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट नहीं देंगे। तो नाराज़गी की वजह क्या है, पूरी कहानी क्या है, आज आपको ये बताएंगे। और पिछले 2 दिनों की 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है कल की, जहां अफजाल अंसारी से मिलने पहुंचते हैं अखिलेश यादव, उसके पीछे के क्या मायने हैं और कांग्रेस नेता वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं उनके घर, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आकाश आनंद चंद्रशेखर पर बरसे थे नगीना में जाकर और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को भी घेर चुके हैं। तो उनके जो बयान लगातार आ रहे हैं उसको लेकर लखनऊ में, राजधानी में क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही अंत में बताएंगे स्मृति ईरानी ने आज हमला बोला है कांग्रेस के गांधी परिवार पर और कहा है कि उनको जानकारी है कि यहाँ पर गांधी परिवार लड़ेगा, मगर एक महिला नेत्री हैं जो ऐसा होने से रोक रही हैं। तो ये महिला नेत्री कौन है, क्या है पूरी कहानी, ये आपको बताएंगे। और जानकारी सभी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। हफ्ते का पहला दिन है आज। हाँ जी, हाँ जी जी, शुरुआत तो एक सम्मेलन हुआ है कल सहारनपुर में और चर्चा ऐसी है कि ऐसे 2-3 सम्मेलन और होने हैं जिसमें राजपूत समाज अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है कि बीजेपी ने किस तरीके से उनके तमाम सांसदों के टिकट, जो राजपूत समाज से आते हैं उनके टिकट काट दिए। सबसे बड़ा नाम उसमें वीके सिंह का आ रहा है, जिनका गाजियाबाद से हाल में ही टिकट कटा। और भी तमाम तरह के नाराज़गी और कारण बताए जा रहे हैं। मैं पूरा मामला समझना चाहता हूं कि आखिर एकदम से ये बात कहां से आई और ये गुस्सा जो दिख रहा है, क्या ये वाकई चुनाव में घातक साबित हो सकता है? सौरभ जी, हम सब लोग अगर जाएं सोशल मीडिया में, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, इंस्टा पे जाएं, ट्विटर पे, एक्स पर जाएं या फिर फेसबुक पर जाएं, बाढ़ सी आ गई है। ये जो राजपूत समाज का विरोध है, उस विरोध की अलग अलग कहानियां हैं और इस विरोध का जो सिरा है वो गुजरात से शुरू होता है और पश्चिम यूपी तक जा रहा है जी। इसको कौन आयोजित कर रहा है और इसके पीछे किसका दिमाग है, इसको लेकर भी जितने मुंह उतनी ही बातें। लेकिन कहानी में टर्न तब आया और जब हम और आप इस पर बात करने को मजबूर हुए, तो वो सहारनपुर के नौनौत में कल यानी इतवार को एक वहां मनाया गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ और उसमें हजारों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने उसको वहां फेसबुक लाइव किया और लगातार चर्चा करते रहे कि ये तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। उससे ये मैसेज गया है कि राजपूत समाज जो है वो नाराज है। किससे नाराज है? हमसे, आपसे नहीं, बीजेपी से नाराज है। और नाराजगी इस कदर से बताई, समझाई और दिखाई जा रही है, मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, बताई, समझाई और दिखाई जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत उम्मीदवार होगा, वो बीएसपी का हो या इंडिया गठबंधन का हो, कोई निर्दलीय क्यों ना हो, उसको जिताना है और बीजेपी को मजा चखाना है। ये इसकी बात के दावे किए जा रहे हैं, इसकी घोषणा की जा रही है। अभी तो इतवार को सहारनपुर में हुआ या नौनौत में, मैंने अभी बात की छतरी पंचायत की और इन सम्मेलनों के पीछे एक पूरन सिंह जी हैं। ये किसान नेता होते हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मेरी इनसे कई बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात तब हुई थी जब, आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हुए थे, उस वक्त इनसे मुलाकात तब की बात 2014 जी। और इनसे जब बातचीत हुई तो इन्होंने खाका खींच के जो बताया है, उससे ये लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में अभी ये विवाद थमने वाला नहीं है। ये बीजेपी के लिए नया सरदर्द हो सकता है। कितना बड़ा, कितना छोटा और क्या इससे वोटों का नुकसान होगा या सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की तैयारी है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, या फिर ऐसा दिखाकर कुछ बातें मनवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये कुछ उसी तरीके का है। आप याद करिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर के बिकरू कांड का जो मुख्य आरोपी था विकास दुबे, उसका इनकाउंटर जब हुआ था, तब उसके बाद भी बहुत सारी बातें कही गई कि ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से नाराज है और ये जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी है, इसका एक चक्का जो है वो निकल गया है, बीजेपी का रथ फंस जाएगा। बहुत सारी बातें कही गई। विपक्ष के नेताओं ने विकास दुबे के घर जाकर के वहां झड़ी लगा दी। बीएसपी ने तो उनकी प्रतिमा लगाने तक की घोषणा कर दी थी। बहुत कुछ हुआ, हालांकि नतीजों में मुझे इसका असर, और आपने भी देखा, कुछ खास नहीं दिखा। इस बार की कहानी का अंजाम क्या होगा ये नहीं पता। आगाज तो हो चुका है। अभी पहली ऐसा क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ हुआ सहारनपुर में। आगे मुझे बताया गया है 11 तारीख को सिसौली में होगा, फिर हापुड़ के धौलाना में होगा, फिर बताया गया सरधना में। सरधना आप जानिए कि सरधना वो विधानसभा इलाका है जहां से कभी संगीत सोम चुनाव जीता करते थे और अभी कुछ दिनों पहले आपने एक अतुल प्रधान का बड़ा बवाल देखा समाजवादी पार्टी में।
अतुल प्रधान अभी वहां से विधायक है। तो सरदना में होगा, और फिर गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम और आप आम बोलचाल की भाषा में नोएडा कहते हैं, वहां ये प्रस्तावित है। यानी अगले 16 तारीख तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा खाका खींच लिया गया है कि 4 जगहों पर ये क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ होगा और बीजेपी को हराने का हम दम भरेंगे, हुंकार भरेंगे। अब इसकी कहानी का एक सिरा पहुंचता है गुजरात, राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ बात कही थी, जिस बात पर विवाद हुआ। बाद में पुरुषोत्तम रूपाला को माफी मांगनी पड़ी। करनी सेना के काफी लोग वहां विरोध करने पहुंच गए थे। कुछ महिलाओं ने, क्षत्रिय महिलाओं ने जौहर करने तक की धमकी दे डाली थी। वहां भी बात बहुत बढ़ गई। मैंने अभी CR पटेल, जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी देखा। उन्होंने भी कहा कि भाई बात खत्म हो जानी चाहिए। पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया, उस बयान पर उन्होंने खेद जताया है, माफी मांग ली। तो जब माफी मांग ली तो बात खत्म हो जानी चाहिए। वहीं गुजरात में मैं जब मीडिया में देख रहा था, पढ़ रहा था, देखने की, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ये भी जानकारी मिली सौरभ जी कि मंगलवार को वहां जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, वहां पर उसको बीजेपी ऑफिस का नाम दिया गया कमलम के सामने क्षत्रिय समाज के लोग मंगलवार यानी कल प्रदर्शन करेंगे। मतलब गुजरात से लेकर यहां तक कहानी है। उस कहानी में बहुत सारी मांग है क्षत्रिय महासभा की तरफ से कि उनके जो इतिहास पुरुष हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, मिहिर भोज, उनको गुर्जर समाज कह रहा है कि वो उनके आइकॉन है, जबकि क्षत्रिय सभा कह रहा है वो हमारे। विवाद भी इस पे हुआ था विधानसभा चुनाव के, बड़ा विवाद होता रहा विधानसभा चुनाव के समय में। आपने याद करिए, वो नोएडा के इलाके में जो है वहां बहुत विरोध हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। योगी आदित्यनाथ की सभा हुई थी, कई बार नाम पट्टिका लगाई गई, हटाई गई, वो सब बातें। फिर कहा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जानबूझकर कम किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। इन सारी बातों पर क्षत्रिय समाज बहुत आक्रोशित है। ये जो गाजियाबाद में जनरल VK सिंह का टिकट कटा, उनका ये कहना है कि अगर ठाकुर का टिकट कटेगा तो ठाकुर को ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ठाकुर का काट के आपने अतुल गर्ग को दे दिया, ये आप हमारी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी के लिस्ट का, आज मैंने आपसे बात करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया खुद ही, तो उसमें देखा अभी तक 63 सीटों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी 2 पालियों में। उसमें से सिर्फ एक ही ठाकुर उम्मीदवार का नाम कटा है, और वो VK सिंह, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब क्षत्रिय समाज कह रहा है कि भाई हमारे प्रतिनिधित्व को कम किया जा रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूं, मुरादाबाद में सर्वेश सिंह को टिकट मिला है, लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले हैं, हमीरपुर से पुष्पेंद्र चंदेल हैं, फैजाबाद से लल्लू सिंह हैं, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह हैं, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल हैं, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह हैं। ये सब ठाकुर बिरादरी के लोग हैं जिनको टिकट बीजेपी ने दिया है। हम अगर जाते हैं इस बात पर कि विधान परिषद यानी MLC, तो 26 MLC हैं ठाकुर समाज के बीजेपी में। 100 की स्ट्रेंथ है, उसमें 26 MLC। इसके अलावा अक्षय प्रताप सिंह, जो राजा भैया के रिश्तेदार हैं, वो निर्दलीय MLC हैं। अन्नपूर्णा सिंह, ब्रजेश सिंह की पत्नी है, वो निर्दलीय हैं। मैं विधानसभा के लिस्ट में गया तो वहां 403 में से 47 मुझे क्षत्रिय विधायक मिले, जिसमें 41 जो हैं वो बीजेपी के हैं, 4 समाजवादी पार्टी के हैं। BSP का एक ही इकलौता विधायक है उमाशंकर सिंह, वो भी ठाकुर बिरादरी के हैं। जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी के एक विधायक, वो ठाकुर समाज के। लेकिन क्षत्रिय सभा का कहना है कि जानबूझकर ठाकुरों को किनारे किया जा रहा है। अब ये बात कहां से शुरू हुई मुझे समझ में नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग ली, वो कहते नहीं माफी मांग लेने से बात थोड़े हो जाएगी। आपने कह दिया, लिख लिया, किसी चीज पर आपने कोई बात लिख दी और अब कह रहे हैं कि दोनों हाथ से हमने मिटा दिया, ये बात ऐसी नहीं होगी और इस पर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। तैयारी गुजरात से लेकर यूपी तक में है। जब तक चुनाव होगा और एक नया सरदर्द बीजेपी के लिए हो सकता है अगर ये बात बढ़ती रहे। कहने वाले मुझे सूत्रों के हवाले से और कानाफूसी में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता भी इसके पीछे हो सकते हैं। अब दावे के साथ मुझे उस क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ के मंच पर बीजेपी का कोई ऐसा प्रोमिनेंट नेता नहीं दिखे मुझे। मेहर पूरन सिंह, जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, पुराने किसान नेता हैं, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, दूसरे राज्यों के भी लोग आ रहे हैं। आगे जो ऐसी पंचायतें होंगी उसमें भी इनको कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, अब देखिए ये लोग ऐसी बात कह रहे हैं, इनका दावा है कि राघव लखनपाल जो है सहारनपुर में, उनको नहीं जीतने देना है। हम इमरान मसूद का समर्थन कर सकते हैं, उसके लिए भी ये तैयार है। मुजफ्फरनगर में देखिए संजीव बालियान है, कह रहे हैं हम उनके खिलाफ हरेंद्र मल्लिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं। मतलब क्षत्रिय समाज ये कह रहा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर जाइए ट्रेंड में, तो ढेर सारे आपको हैशटैग मिलेंगे, बीजेपी हराओ, बीजेपी का विरोध। मतलब
कल से ही चल रहा है, बाढ़ आ गई है। कुछ जी। लोग छत्री सभा के समर्थन में है, कुछ लोग छत्री सभा के खिलाफ है। गाली गलौज से लेकर तमाम तर्क इतिहास से पुराने किस्से किरदार निकालकर राजनीति तक बात बहुत लंबी चौड़ी हो रही है। और मान लीजिए जब जब इस तरह की छत्री पंचायत होगी, ये फिर से विमर्श में आता रहेगा। वो 11 तारीख को सिसौली में हो या बाद में धौलाना में हो या फिर सरधना में हो, तो एक तरीके से बीजेपी नेतृत्व भी इस बात की पूरी फीडबैक ले रहा है। मुझे ये पता चला कि जो यूपी सरकार की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको बोलते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसने भी बाकायदा एक डिस्पैच तैयार किया। IB जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने भी डिस्पैच तैयार किया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर नजर रखे हुए है। प्रदेश नेतृत्व जो है यूपी, वो भी इस पर नजर रखा हुआ है। मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कैराना में, मेरठ में, गाजियाबाद में, इन सब जगहों पर ये बात धीरे धीरे फैलती जा रही है। उसमें कुछ लोग अब मुझे जो पता चला कि कुछ लोग संजीव बालियान से नाराज हैं, कुछ लोग किसी और बात से नाराज हैं। अब देखिए कि क्या है कि कहा जा रहा कि ठाकुर समाज के कुछ और लोग भी चाहते थे कि उनको टिकट मिले। अब उसमें कितना सच है मैं नहीं जानता। सहारनपुर से कहा जा रहा है कि सुरेश राणा चाहते थे, संगीत सोम जो है वो चाहते थे। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इस विवाद में पढ़ना भी बड़ा, मतलब ऐसा कहीं से हम आपको नहीं लगे कि हम किसी साइड में हैं, लेकिन ये नैरेटिव है और एक बात बढ़ती जा रही, विवाद बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस समाज ने क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ करने का ऐलान किया है और ये होता रहा, तो विवाद बढ़ता रहेगा। और पश्चिम यूपी में जहां पहले 2 राउंड के चुनाव होने हैं, वहां इससे माहौल गर्मा तो जरूर गया है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। नुक्कड़ चौक चौराहों, गलियों से लेकर राजनीतिक पार्टियों के हेडक्वार्टरों में भी इस पर चर्चा हो रही है। सौरभ जी, बिल्कुल, चर्चा सोशल मीडिया पर भी जोरों पर है। और मैंने एक पॉइंट ये भी देखा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हो रहे हैं कि अब की बार चाहे योगी आदित्यनाथ मनाने आए या राजनाथ सिंह मनाने आए, हम मानेंगे नहीं कोरे आश्वासन पर। आपको जो हमारी मांगे हैं वो सुननी पड़ेंगी, जो टिकट काटे गए हैं उनको वापस देना पड़ेगा, इस तरह की डिमांड हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये बढ़ रहा है। और जो ऐलान हुआ है कि 3 ऐसी और सभाएं होंगी, तो वहाँ क्या कुछ होता है, क्या कुछ बयानबाजी होती है और उसके बाद क्या रिएक्शन आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, खास तौर पर बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी, पंकज जी की नज़र रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। पंकज जी, कल का आपने इस महासम्मेलन का जिक्र किया, एक और सम्मेलन कह लें, छोटा सा ही सम्मेलन था, वो हुआ मुख्तार अंसारी के घर पर। अखिलेश यादव, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा थी कि बताइए ओवैसी पहुंच गए, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर नहीं पहुंचे उनकी मौत के बाद। तो अब वो पहुंच गए। उसके बाद फिर एक फ़ोटो भी बड़ी वायरल की गई जिसमें वो मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। उसको लेकर तमाम लोगों ने तमाम बातें कहीं, अखिलेश यादव ने बाहर आकर तमाम बयान दिए। तो इसको लेकर पूरा जो राजनीतिक पूरा सिनेरियो बना है लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो फाटक है ना गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक कह सकते हैं ना आइकॉन बन गया आज की तारीख में। बीते दिनों में हम देखते थे आजम खान होते थे चेहरे, शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे, इन सब नेताओं के नाम पर पॉलिटिक्स होती थी। और अभी जो अफजाल अंसारी का एक बयान सुना, वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक लोकसभा टाइमिंग, हम लोग बार बार इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा अहम रोल होता है। बिल्कुल, टाइमिंग से ही हार और जीत तो बड़े बड़े गेम हो जाते हैं। अफजाल अंसारी जो बड़े भाई हैं मुख्तार अंसारी के, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं गाजीपुर लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा कि टाइमिंग देखिए, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है उसकी टाइमिंग को देखिए, ये जानबूझकर बीजेपी की तरफ से कराया गया है कि इससे उनको फायदा होगा, लेकिन ये बैकफायर कर गया है। ये अफजाल अंसारी ने ये बात कही। और देखिए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं कि फाटक पे जाना मुस्लिम वोट लेने का एक बड़ा कह सकते हैं ना मैसेज देने की बात हो गई। जिस तरीके से, जिस हड़बड़ाहट में और जिस जल्दबाजी में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के पहुंचे और बिना बताए सूचित किए हुए, जबकि अफजाल अंसारी ने उनका फोन भी नहीं उठाया था, ये बात हमने पहले बताई थी, और वहां पहुंच गए असदुद्दीन ओवैसी। रात के 1 बजे फिर उनकी बिरयानी खाते हुए फोटो भी वायरल हुई थी कि भाई आप वहां गए हैं शोक संवेदना देने के लिए, और ये बिरयानी खाते हुए तस्वीर आई। जैसे अखिलेश यादव की तस्वीर आई कि बहुत सारे वहां ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। मतलब विरोधी इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग नैरेटिव में बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 1 बजे खुद अफजाल अंसारी
उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिले थे। उस पर अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भैया वो आए थे रात के 1 बजे जी, यहाँ उनका मिलने बयान के आया लिए, है। हाँ। और अखिलेश यादव आए हमसे मिलने के लिए दोपहर के 1 बजे। तो उस दिन मैं बीमार था, तो रात के 1 बजे कैसे मिलता, और अब मैं ठीक हूं तो मैं दोपहर के 1 बजे मिल लिया। अब क्या सच है ये तो अफजाल अंसारी ही जाने कि जी। बीमारी में रात के 1 बजे वो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन उनके भतीजे उमर अंसारी ने उनका गेट पर उनकी अगवानी की, असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठे, सारी बातें बताई कैसे क्या हुआ था। उस वक्त उन्हीं के परिवार के एक और समाजवादी पार्टी के विधायक और भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो वहां पर थोड़ी देर के लिए दिखे थे पीछे से, और वीडियो देखिएगा उसमें समाजवादी पार्टी वाली लाल टोपी टोपी लगाए हैं, पहने लाल थे। टोपी। मतलब जी। साथ रहकर भी साथ ना दिखने का वो एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और अफजाल अंसारी तो मिले ही नहीं। खैर, और टोपी के जरिए अब अपनी जब वफादारी भी साबित कर रहे थे। वफादारी साबित कर रहे जी। थे, अब जब कल अखिलेश यादव मिलकर निकले हैं, तो AIMIM की तरफ से जो वसीम वकार हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमने मजबूर किया, अखिलेश यादव कहाँ जाने वाले थे। वो अखिलेश यादव के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दे रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी के तो नाम लिखने में उन्हें शर्म आ रही थी, उन्हें हिचक आ रहा था। ये तो हमने जब एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि ले लो हम हैं असली उनके हितैषी, तो ये भी आ गए। ये उनकी मजबूरी थी, ना आते तो क्या करते। तो अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही, ये वही अखिलेश यादव है जिनकी एक बार ठन गई थी अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से भी। 2017 का वो दौर है जब परिवार को समाजवादी पार्टी में विलय कराने के लिए मुलायम सिंह यादव, उनके छोटे भाई जी। शिवपाल यादव तैयार हो गए थे। कौमी एकता दल तब पार्टी हुआ करती थी मुख्तार अंसारी की, और अखिलेश यादव ने कह दिया हम तो अंगद की तरह हमने फैसला कर दिया, पांव अड़ा दिया, पार्टी का विलय नहीं होगा, नहीं, और ना होने दिया। जी। लेकिन देखिए राजनीति का तकाजा, समय का फेर, वक्त बदला, हालात बदले, और राजनीति के तमाम तौर तरीके बदल गए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए चुनाव जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो कैसे हैं। मतलब कह रहे हैं वो वही बात जो मायावती ने 2009 में कही थी खुलकर मंच से। अखिलेश यादव वो इशारों में कह रहे हैं कि मुख्तार गरीबों का अंसारी गरीबों मसीहा। के मसीहा थे। बस बात कहने का, अदायगी का सिर्फ फर्क है, मन जी। में दोनों के वही है। बीएसपी का कोई नेता बड़ा अभी तक उनसे मिलने नहीं गया है, कांग्रेस का भी नहीं पाठक में पहुंचा नहीं है, है। जबकि गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में। उसका क्या कारण मानते कांग्रेस हैं? का संकट समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए कि अभी कुछ देर पहले अविनाश पांडे और जो यूपी के प्रभारी हैं कांग्रेस के, और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, और उनकी विधायक विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा, ये लोग गए थे अखिलेश यादव से मिलने पार्टी ऑफिस। जी। लौट के आए तो मैं तीनों से बात कर रहा था। हमने कहा कि भाई ऑफिशियली तो बताइए कि आप गठबंधन में है, सब काम आप साथ करेंगे। तो अगर अखिलेश जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता, धर्मेंद्र यादव से लेकर सारे विधायक, सब लोग वहां पहुंच रहे हैं, आपको क्या परहेज है भाई। कल को गाजीपुर से तो अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रचार करने जाएंगे। तो कहे कि भैया ऐसा है, इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे आधिकारिक तौर पर। अब ये कौन सी बात है, कौन सी हिचक है, वो समझ में नहीं आ रहा। अब अजय राय की कहानी आप जानते हैं कि उनके जी। बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में इस परिवार को सजा भी हुई। अब कांग्रेस की तरफ से मैंने सोशल मीडिया में देखा, दीपक सिंह ये अमेठी के होते हैं, गौरीगंज के रहने वाले हैं, प्रियंका गांधी के करीबी होते हैं, और एक बार एमएलसी भी रहे। वो गए थे, उन्होंने कहा वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जब वो मिलकर निकले तो मैंने पूछा भाई कांग्रेस का कोई नेता तो अधिकृत रूप से जा नहीं रहा, आप क्या करने गए थे वहां मुख्तार अंसारी के घर पे। तो बोले कि जब मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के पास तो इतने विधायक थे नहीं, 17 विधायक थे, हमको एमएलसी का जीतना था, तब मुख्तार अंसारी ने हमारी मदद की थी। मैं व्यक्तिगत रूप से गया था, मुख्तार अंसारी ने हमारी उस वक्त मदद की थी, बड़े भाई बन के, तो मैं छोटा भाई बन के शोक संवेदना जताने गया था। पर इसके अलावा अगर यूपी में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता, जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, प्रमोद तिवारी हो, या फिर आपको बताऊं कि अजय राय हो या अविनाश पांडे हो, जो भी बड़े जिम्मेदार नेता हैं, उनमें से मैंने किसी को अभी तक मुख्तार अंसारी के घर जाते नहीं देखा है फाटक पर। और इस पर बात करने से सब लोग बच रहे हैं। उससे पहले देखिए अजय राय खुलकर कहते थे मुख्तार अंसारी के मौत से पहले, लेकिन उसके बाद से वो माइक देकर चुप हो जाते हैं, मौन व्रत पर चले जाते हैं। अविनाश पांडे से पूछिए तो वो कहते हैं आप हमसे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूछ लीजिए, न्याय पत्र पर पूछ लीजिए, गारंटी पे, इस पर मत पूछिए। सबका यही हाल है। उनके लगता बहुत धर्म संकट में है कि क्या करें मुख्तार के मसले पर। वो मुस्लिम वोट भी उन्हें चाहिए, और मुख्तार अंसारी के साथ दिखना भी नहीं चाहते हैं, अंसारी परिवार के साथ। तो ये जो धर्म संकट है, पता नहीं कब गांठ खुलेगी, कब सुलझेगी, लेकिन ये चुनाव में मुद्दा तो बनने वाला है। बीजेपी इस मुद्दे को ऐसे हाथ से जाने नहीं देगी। बिल्कुल।
एक और नाम पंकज जी बिल्कुल चर्चा में है यूपी के पॉलिटिक्स में, खास तौर पर आकाश आनंद, जो कि कोऑर्डिनेटर भी हैं राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी के और भतीजे भी हैं मायावती के, और उनको लगातार प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। नगीना से उन्होंने शुरुआत की, वहाँ गए, भाषण दिया, बिल्कुल एग्रेसिव भाषण था जिसपे चंद्रशेखर को जो उन्होंने निशाने पर लिया और जिस तरह की भाषा के साथ उनको बिल्कुल बिल्कुल निशाने पर लिया, वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पॉलिटिकल अरीना में उत्तर प्रदेश की। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार हो, पेपर लीक का मसला हो, उसको लेकर जिस तरीके से भाषण दिया, तो तमाम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर एक अच्छी भूमिका निभाते दिख रहे हैं आकाश आनंद। दो तरह की बातें हो रही हैं। तो लखनऊ में मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कुछ चर्चा चल रही है, राजनीतिक जानकार इसको किस तरीके से देख रहे हैं आकाश आनंद और उनके भाषणों को? एक बात बताऊं, जब ये बात आई कि आकाश आनंद यूपी में बीएसपी की तरफ से चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से करेंगे, तो ये बात मैंने बीएसपी के एक बड़े नेता जो पूर्व सांसद हुए उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जानबूझकर चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की बात क्यों सूझी आकाश आनंद? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये फैसला गलत है। मतलब बीएसपी रहते हुए उन्होंने ये बात कही, उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि चंद्रशेखर को ही माइलेज मिलेगा। और आप देखिए, अब जब हम आकाश आनंद की जब भी बात करेंगे ना, तो चंद्रशेखर की चर्चा जरूर करेंगे। तो उनका ये कहना था कि हमें इग्नोर करना चाहिए था, शुरुआत हमें वहां से नहीं करनी चाहिए। ये उनकी राय थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बीएसपी में और भी लोगों की सोच हो, लेकिन आकाश आनंद वो कर रहे हैं जो लालू यादव आज से सालों पहले करते थे। याद करिए उनका बयान, क्यों कहते थे कि भैंसी पर जब हम चढ़ते हैं ना, तो पीछे से नहीं चढ़ते, पूंछा की तरफ से नहीं, हम जिधर से सिंह होता है उधर से सिंह पकड़ के तब छलांग लगा के तब भैंसिया की पीठ पर चढ़ जाते हैं। हमारा राजनीति का स्टाइल यही है कि सीधे सीधे सिंह लड़ावे क्या। मतलब लालू यादव शुरुआत में जब लालू यादव को लोग जानना शुरू किए थे तब का उनका ये मैं फेमस कोट बता रहा हूं। मुझे लगता है आकाश आनंद ने लालू वाला ये फॉर्मूला इस बार अपना लिया। उन्होंने शुरुआत ही की चंद्रशेखर से, बिना लाग लपेट के, नाम तो नहीं लिया, पूरी कहानी कह दी, पूरी रामायण उन्होंने बता दी, कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि भाई अपने को गरीब दलितों का मसीहा बताता है, घूमता फिरता, तमाम तरह की बातें कही। और ये लोगों को बरगलाता है, ये अपने कहता है कि हम जमीन पर संघर्ष करेंगे, खुद इस पर मुकदमा होता है, हमारे दलित साथियों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये तो ऐसा आदमी है कि इसको इंडिया गठबंधन में जगह तक नहीं मिली, ना अखिलेश यादव ने इसके लिए सीट छोड़ी, ना कांग्रेस ने इसके लिए सीट छोड़ी। मतलब खूब उन्होंने धोया मंच से जी। और लेकिन आकाश आनंद, अगर आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज बरेली में उनकी जनसभा है, लगातार एक या दो वो जनसभाएं कर रहे हैं। वो एक तरीके से अपना परसेप्शन बना रहे हैं कि एक तो परसेप्शन उनका बन गया कि मायावती के बाद उत्तराधिकारी वही, लेकिन एक जो बीएसपी के बारे में ये कहा जा रहा था और समाजवादी पार्टी मतलब मुखर रूप से और थोड़े से इशारों में कांग्रेस ये कहने लगी थी कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। कुछ सीटों पर जहां मुसलमान उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, वहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार दे दिए, तो लगा कि वो मुस्लिम वोटों में बंटवारा चाहते हैं। आकाश आनंद इस परसेप्शन को, इस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझकर वो योगी सरकार के बुलडोजर फॉर्मूले पे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड पे से लेके तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हों और यूपी के मुद्दे हों, और खासतौर से बीजेपी को टारगेट पर रखते हैं। उनका टारगेट नंबर 1 हर चुनावी सभा में बीजेपी रहती है, ताकि कहीं से मैसेज ना जाए कि हमारा बीजेपी से कोई सांठगांठ है, बीजेपी से हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। बहुत समझ बूझ के आकाश आनंद ये खेल रहे, चूंकि दुधारू तलवार पर वो चल रहे हैं। वो जानते हैं थोड़ी सी असावधानी और फिर बंटाधार हो सकता है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। और चंद्रशेखर के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि बड़ा ये था, चंद्रशेखर उस आकाश आनंद के बयान के बाद, उनके स्पीच के बाद भी कह रहे हैं कि मायावती जी तो हमारी बड़ी नेता है, हम हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं, आकाश आनंद जी हमारे बड़े भाई हैं। वो एक दौर था जब आकाश आनंद खुलकर बीएसपी और मायावती का विरोध करने लगे थे। आकाश आनंद के बारे में भी टिप्पणी आ रही, तंज कसा करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में देखिए, जब आकाश आनंद चले गए हैं एग्रेसिव मोड में, तो क्या किया चंद्रशेखर ने, एक दूसरी लाइन पकड़ ली है पॉलिटिक्स कि भाई हम तो जो है उनको प्रणाम करते हैं, हम छोटे हैं जी, हम दबे कुचले हैं, हम दलित हैं जी, हमें अब सबका साथ चाहिए, उनका भी आशीर्वाद चाहिए, उनका भी साथ चाहिए। वो ये कहते हैं, वो तो ये लोगों में मैसेज दे रहे हैं नगीना में कि भाई असली उम्मीदवार मैं ही हूं उनका,
अगर मैं असली उम्मीदवार नहीं होता तो जो पहले के सांसद थे नगीना के गिरीश चंद्र जाटव, उनको बहन जी क्यों बुलंदशहर चुनाव लड़ने के लिए भेज देती। वो चाहती हैं कि मैं ही चुनाव जीतूं, इसीलिए उन्होंने बाहर से एक उम्मीदवार ले आया सुरेंद्र को। और सुरेंद्र तो बेचारे बुजुर्ग हैं, कहाँ चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, अब समय भी नहीं। तो एक तरीके से नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इशारों में नहीं बल्कि खुलेआम चंद्रशेखर, कि मैं हूं असली। इनडायरेक्टली बहन जी का आशीर्वाद मुझे है, और जानबूझ के आकाश आनंद को उन्होंने यहां भेजा कि वो ऐसा बोले ताकि मेरा माहौल टाइट हो। तो कहानी कुछ इस तरीके की है। आकाश आनंद के इस बयान को चंद्रशेखर अपने लिए फायदे में बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल आकाश आनंद रफ्ता रफ्ता कह सकते हैं किस्तों में वो बीजेपी वाली जो साठगांठ वाली इमेज है उसको काटने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि बीएसपी गेम में आए। ये लगे कि बीजेपी के से बीएसपी भी लड़ रही है, सिर्फ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही यूपी में लड़ती हुई नहीं दिख रही। ये इस कोशिश में जुटे हुए हैं आकाश आनंद। बिल्कुल, बी टीम का लगातार आरोप लगता भी है बसपा पर, खासतौर पर कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है वो इस तरह की बात करती भी रहती है, तो उसको उस पूरी छवि को तोड़ने का प्रयास। मगर चंद्रशेखर की तारीफ इस मामले में करनी पड़ेगी, कैसे उनके खिलाफ एग्रेसिव एक भाषण आता है और वो उसको अपने फेवर में भुनाने में जुट गए हैं कि भाई हम ही असली प्रत्याशी हैं और हम जीते, यही चाहती है मायावती। अब कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो जब चुनावी नतीजे आएंगे और जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वो समझ में आता रहेगा। पंकज जी, एक और बयान आज आया है स्मृति ईरानी का, जिसमें उन्होंने एक महिला नेत्री का जिक्र किया और कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे खिलाफ गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने आएगा, मगर एक महिला नेत्री हैं जो ऐसा नहीं चाहती हैं, वो इस पूरी घटना को रोक रही हैं। और ये भी कहा कि तमाम लोग चाहते हैं कि वही महिला नेत्री, उन्हीं को पूरा कमांड पार्टी में मिल जाए। तो आखिर ये महिला नेत्री है कौन? राजनीतिक जानकार इसको किस तरीके से डिकोड कर रहे हैं? अब इतनी बड़ी महिला नेत्री अगर देखी तो कांग्रेस में दो ही नाम और चेहरे हम सबको मतलब जहन में आता है जी। एक तो सोनिया गांधी जी हो गई और दूसरी प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई। दरअसल है क्या ना कि अगर अमेठी से कोई गांधी नेहरू परिवार का चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर स्मृति ईरानी के लिए क्या हो जाएगा वो चुनाव। मतलब जैसे मान लीजिए मिर्जापुर की सीट हो गई यूपी में, जिसके बारे में बहुतों को पता नहीं होता, रॉबर्ट्सगंज से कौन चुनाव लड़ा किसको पता, ना आपको पता होगा ना हमें पता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं रॉबर्टगंज से सांसद कौन अभी कौन चुनाव लड़ रहा है। तो मतलब वो गायब हो जाएगा, उसका माहौल ही नहीं बन पाएगा चुनाव का। स्मृति ईरानी चाहती हैं कि हर हाल में गांधी परिवार का कोई न कोई यहाँ अमेठी जरूर आए। वो आए और एकदम तैयारी करके बैठी है। अब तो उन्होंने घर द्वार भी वहां बना लिया है, अपना वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया कि आओ तो सही, देखते हैं हम। वो ताल ठोक के रोज आती। तो स्मृति ईरानी कह रही है, ये कहीं ना कहीं उकसा रही है। वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ प्रोवोकेशन, एक वर्ड है। तो वो उकसा रही है, भड़का रही है कि कुछ तो कहें ताकि आओ तो सही मैदान में। रोज इस बात को लेकर के बात होती है कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अधिकतर सवाल मैनिफेस्टो को लेकर बुलाई गई थी, अधिकतर सवाल यही था, भाई रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हम भी रोज वहां पूछते हैं, भाई बूथ का कोई मैनेजमेंट तो नहीं हुआ कि किशोरी लाल शर्मा है, रायबरेली तो नहीं आ रहे हैं, अमेठी में कौन लड़ेगा। अब ये नई कहानी आ गई कि 26 को जब वायनाड में चुनाव खत्म हो जाएगा तो राहुल गांधी आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो तमाम तरह की थ्योरी चलती रही। स्मृति ईरानी ने आज उसमें एक और ट्विस्ट दे दिया कहानी। उन्होंने कहा कि राहुल, कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी कलह है और राहुल गांधी को कांग्रेस के ही कुछ लोग निपटाना चाहते हैं और वो कांग्रेस का नेतृत्व महिला नेत्री को देना चाहते हैं। और अब जानिए कि बीजेपी की तरफ से कई बार ये कहानी कही जाती रही है। और अभी संजय निरुपम को आपने सुना होगा कि कांग्रेस में कैसे 5 पावर सेंटर है। कांग्रेस के कई नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाते हैं या कांग्रेस छोड़ देते हैं, वो बताते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आपसी मतभेद हैं, उनकी टीम आपस में एक दूसरे का निपटाने में लगी रहती है। ये बातें कोई नई नहीं है, वो कही जाती है। लेकिन स्मृति ईरानी ने इसमें और एक लाइन जोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी को निपटा करके वो महिला नेत्री कांग्रेस का नेतृत्व लेना चाहती। नाम तो नहीं लिया। अब सोनिया गांधी तो नेतृत्व लेना नहीं चाहती, उन्हें तो ऑलरेडी नेतृत्व छोड़ चुकी है। तो अब आपके पास विकल्प एक ही बचता है, जिसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप गेस करके उधर आप समझ सकते हैं कि वो चेहरा कौन हो सकता है। वो मेरे ख्याल से इशारा उनका प्रियंका की तरफ होगा। उन्होंने कहा तो नहीं, पर इशारों में बता और समझा तो दिया ही है। तो एक अलग तरह की कहानी चल रही है रायबरेली और अमेठी को लेकर। बिल्कुल, मगर स्मृति ईरानी तैयार हैं और जो कि आपने कहा कि उकसा रही हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोवोकेशन वाला मसला है पूरा, कि वो चाहती हैं कि कोई गांधी परिवार से ही सामने आए ताकि माहौल बना रहे, मीडिया आता रहे, कवरेज मिलती रहे, नेशनल लेवल पे उस सीट की चर्चा होती रहे।
ये भी एक कारण हो सकता है इसका। बाकी चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली में कौन उतरता है, इसका इंतजार हमको भी है, पंकज जी भी को भी है, और अब आप सभी दर्शकों को भी होगा, जाहिर सी बात है। तो जो जब भी जानकारी आएगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। बाकी पंकज जी ने तमाम जो आज जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। बाकी दर्शकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट्स जो आते रहते हैं, चाहे वो राजपूतों की नाराज़गी की जो बात कही जा रही है, जो महासम्मेलन हो रहे हैं उसके पीछे की कहानी थी, वो आपको हमने समझाई। इसके अलावा जो 2 बड़ी मीटिंग हुई, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग हो, चाहे वो अखिलेश यादव और अफजल अंसारी की मुलाकात हो, आकाश आनंद के बयान हो, उनके पीछे क्या राजनीतिक जानकार सोच रहे हैं, क्या मायने निकाल रहे हैं, वो आपको बताए। लगातार ऐसे अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।